and in this video we'll be discussing chapter number 6 and exercise 6.4 and 6.5. 6.4 और 6.5 जो एक्सरसाइज है दे आर बीइंग बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका अपन बात कर लेते हैं. 6.4 जो एक्सरसाइज है हमारी, दैट इज डीलिंग विद द एरिया थ्योरम. दैट इज डीलिंग विद एरिया थ्योरम. ठीक है, एरिया थ्योरम हमने डिस्कस की थी. इसका प्रूफ अभी आप लोगों के लिए हट गया है इसमें से, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट एज इट इज आएगा. और प्रूफ अगर आपको इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इट इज गिवन इन द बुक, यू कैन सी द प्रूफ. इट्स वेरी इजी. ठीक है ना. एक्सरसाइज 6.5 विल बी डीलिंग विद पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स पाइथागोरस. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको समझनी है. तो इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आई एम गिविंग द ब्रीफ ऑफ दीज टू थ्योरम्स, एरिया एंड पाइथागोरस एंड कन्वर्स, and we'll do few questions related to these theorems. तो सबसे पहले एरिया थ्योरम की बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एरिया थ्योरम? एरिया थ्योरम हमसे क्या कहती है? एरिया थ्योरम एरिया पर डिपेंडेंट है. एरिया की बात चल रही है तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है और एरिया की बात हुई तो ट्राइंगल का एरिया की बात होगी. ठीक है. एरिया थ्योरम में कहती है कि सपोज इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सपोज इफ आई राइट ABC similar to triangle PQR, suppose, then what will happen is the ratio of the area ABC upon area PQR will be equal to AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR और इन सब का स्क्वायर. मीन्स व्हाट? अगर ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन इनका जो एरिया का जो रेशो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशो का जो स्क्वायर आएगा उनकी साइड्स का, उनके बराबर होगा. यानी AB PQ को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, BC QR को करेगी, AC PR को करेगी. ठीक है ना. क्लियर? तो ये एरिया थ्योरम है हमारी. इसका प्रूफ भी है बुक में, परपेंडिकुलर्स गिरा के प्रूफ कर सकते हैं. बहुत ईजी सा प्रूफ है. ठीक, तो इस थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 में कुछ क्वेश्चंस हैं. कुछ तो वी हैव टेकन इन द वीडियो ऑल्सो, एंड यहाँ पे भी एक आध क्वेश्चन लेंगे अपन इस एक्सरसाइज का, सो दैट एक थोड़ा समरी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से एरिया थ्योरम को अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो विल टेक क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे? Prove that the ratio of the areas of two similar triangles means given क्या है, मैं दो ट्राइंगल बना लेता हूँ. ठीक है, जैसे मान लो एक ट्राइंगल बना लिया मैंने ये, और एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, ABC और PQR ले लेते हैं. इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कैन टेक एनी ऑफ द साइड्स. ABC PQR ले लिया. We have to prove that the ratio of the areas of two similar triangles means these two triangles are similar given in the question. So triangle ABC similar to triangle PQR. ठीक है. These are two similar triangles and what we have to prove that the ratio of the area. तो टू प्रूफ में डालता हूं मैं इसको. अच्छा, एक चीज और गिवन है, अभी मैं लिखता हूं गिवन में, पहले आगे आ जाऊं. टू प्रूफ that the ratio of their areas means area ABC upon area PQR is equal to what? Square of the ratio of their corresponding medians. It is written there. यानी उसकी जो मीडियन है, मीडियन क्या होती है? जो एक वर्टेक्स से अगर गिराई जाए तो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो D और M नाम दे देते हैं इसको, D और M और N दे देते हैं. चलो, इसको M और इसको N. दीज आर मीडियंस, और मीडियन का काम क्या है? बेस को बाइसेक्ट करना. तो हमने गिवन में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? AM एंड PN आर मीडियंस. ये मीडियंस है. ठीक है, मीडियंस का काम क्या होता है? जिस वर्टेक्स से गिरेगी सामने वाली साइड को दो टुकड़े कर देगी बराबर, इक्वल पार्ट्स. ठीक है. प्रूफ ये करना है कि ये जो ABC और PQR है ये AM अपॉन PN का होल स्क्वायर है.
यानी जो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस का जो रेशियो होगा उनके स्क्वायर के इक्वल है। इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। मीडियंस ही इसमें कीवर्ड है, ठीक है ना, इसको पकड़ के रखना है, ये काम करेगा। अब देखो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं, मैंने तुम पहले ही बताई ये बात, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर दैट मीन्स देयर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलर का क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये दे दिया क्वेश्चन में कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एक तो ये, और दूसरा ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। एक ये दो बातें हमको पता होगी जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। दिस मीन्स दिस थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इनडायरेक्टली, ये दे दिया मतलब ये दे दिया, ठीक। तो मैं स्टार्ट विद दिस, जैसे ये ट्राइंगल सिमिलर तो इसमें एरिया थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर एंड ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये क्यों हो गया भाई? सिमिलर गिवन थे ना, तो कौन सी थ्योरम लग गई? एरिया थ्योरम। सिमिलर होते एरिया थ्योरम अप्लाई होती है, ठीक है। चलो ये तो बात हुई इसकी। अब आगे कैसे बढ़े अपन, ये हमारा पार्ट गिवन है हमें, सिमिलर है ना ट्राइंगल। तो देखो यहाँ आता हूँ वापस में, इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं अपन, देखेंगे बाद में इसका। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये जो बी सी अपॉन क्यू आर है, तो बी सी पे एक कहानी चल रही है यहाँ कि मीडियन गिरी है, तो इसने बी सी के दो टुकड़े कर दिए हैं। दो टुकड़े करने का मतलब क्या है? बी सी को मैं ट्वाइस बी एम लिख सकता हूँ, बी एम का डबल है ना, ये बी एम है उतना ही एम सी है। दिस मीन्स ट्वाइस ऑफ बी एम विल बी बी सी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी एम अपॉन नीचे क्यू आर है। क्यू आर का भी कहानी यही है, ट्वाइस ऑफ क्यू एन। थर्ड पार्ट सेम लिख दूंगा, ए सी अपॉन पी आर, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। नाउ अब क्या करें अपन? अब देखो जब ये वाला जो इक्वेशन 2 है, इससे हमें क्या में, इक्वेशन 2 से हमारा ए बी अपॉन पी क्यू और बी एम अपॉन क्यू एन रेशियो में आ गया, करेक्ट है। आगे समझना इस बात को। अब ट्राइंगल लेता हूं मैं ये अंदर वाला, ये दोनों छोटे छोटे इन ट्राइंगल ए बी एम। देखो मीडियन को रोल में लेके आना है, तो मीडियन तभी रोल में आएगा जब ये दोनों ट्राइंगल आएंगे हमारे पास, तभी वो ए बी एम और ए पी क्यू एन आएगा, पी क्यू एन। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 2। ये रहा, देखो ये रहा, छोटे ट्राइंगल में आ गया। मैंने यहां से मीडियन को जनरेट कर लिया इस वाले पार्ट को, और मैं यहां पे आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस ट्राइंगल में और क्या इक्वल है? ये दो साइड तो प्रोपोर्शनेट हो गई, ये वाली और ये वाली, और ये जो एंगल है देखना इनके बीच का, ये बी और क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दिस इज गिवन। सिमिलर है ना, सिमिलर होने से सब कुछ आ गया हमारे पास। ये देखो सिमिलर आ गया यहाँ पे, जब मैंने सिमिलर लिखा था तो यहाँ सारी कहानी गाती थी इस जगह। देखो ये पॉइंट पे एंगल्स बराबर है, तो ये बी और क्यू यहाँ से इक्वल आ गए। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। बाय कौन सी लगी? दो साइड्स प्रोपोर्शनेट है और बीच का एंगल, तो एस ए एस सिमिलैरिटी हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। अच्छा, जब देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो सिमिलर होते ही इस दो ट्राइंगल में एरिया थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मेरे को स्क्वायर प्रूफ करना है। समझना बात को, ये स्क्वायर तभी आएगा जब एरिया थ्योरम, एरिया का रेशियो है ना कि नहीं है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल टू बी एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ये है हमारा की पॉइंट यहां पे। अब इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ। मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी जो मैंने दी थी इस वाली पे, क्योंकि एरिया यहीं पे पड़ा हुआ है, देख रहे हो ये एरिया। इसमें हम क्या करेंगे, जहां ए बी अपॉन पी क्यू लिखा है ना, ये उसको हटा के मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू अब किसके बराबर हो चुका है रेशो, ए एम अपॉन पी एन के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहां पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 इसको इक्वेशन 3 दे दो। 1 and 3 वी कैन से दैट एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन का, क्योंकि जहां ए बी अपॉन पी क्यू लिखा था वहां मैंने क्या रिप्लेस कर दिया इस ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे। ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, यहाँ देखो एरो लगा रखा है मैंने, ए एम अपॉन पी एन के। तो जहाँ ए बी अपॉन पी क्यू वहाँ ए एम अपॉन पी एन कर दिया बस यहाँ पे। और यही हमको प्रूफ करना था कि मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है ये बात? तो थोड़ा सा आपने वो पहले बड़े ट्राइंगल से जाना है, ये गिवन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना? क्लियर? तो एक बार डील कर लेते हैं कि पाइथागोरस थी क्या वापस। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि सपोज कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस करने से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल ये कहता है कि इसकी राइट एंगल वाली वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे एंड दिस टू ट्राइंगल स्मॉल विल बी सिमिलर टू द बिग वन। ये हमने सीखा था वहां पे, ठीक है? इसकी हेल्प से हमने पाइथागोरस प्रूफ करी थी, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको एबीसी नाम देते हैं। बी पे राइट एंगल है सपोज, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है? इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी हम देख चुके हैं बहुत सारी बार, राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट एंगल के सामने वाली जो भी साइड है दैट इज हाइपोटेनियस, बाकी बेस और परपेंडिकुलर बन जाएंगे। क्लियर? ये पाइथागोरस थी। कन्वर्स पाइथागोरस क्या कहती है? कन्वर्स पाइथागोरस सेज इफ ऐसा कुछ प्रिवेल करता है, ये वाली पार्ट, ये मीन्स अगर किसी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है वो, ठीक है ना? वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ये लगेगी, और ये लगेगी तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कन्वर्स थ्योरम बोलते हैं इसे, ठीक है ना? उल्टा बात कर रहे हैं हमने जिस तरह बीपीटी और उसी कन्वर्स देखी थी, वैसे यहाँ भी इसमें पाइथागोरस और इसका कन्वर्स है, ठीक है ना? तो इस पर भी अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं 6.5 में से। थ्योरम क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है ना? एक थ्योरम का प्रूफ तो आएगा ही आएगा, बीपीटी भी आ सकता है, पाइथागोरस भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रैक्टिस करेंगे उसकी आप लोग। सो नाउ विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 6 कहता है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ले लिया मैंने, जिसकी साइड कितनी है 2A। ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है ना? हमें एल्टीट्यूड निकालना है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सब एल्टीट्यूड इक्वल लेंथ के होंगे, ऑब्वियस बात है। इसको कैसे भी घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो कि 2A नीचे आ जाएगा, वो तो सेम रहना है। एल्टीट्यूड की लेंथ सेम रहती है, चाहे एक एल्टीट्यूड निकालो, इधर से दूसरा निकालो, चाहे तीसरा निकालो, ऑल एल्टीट्यूड्स द लेंथ विल बी सेम, ठीक है? तो हमें ये एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, h मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। वी हैव टू फाइंड सिंस एल्टीट्यूड्स लिखा है, तो हम यहाँ ये बात लिखेंगे कि सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देयरफॉर ऑल द एल्टीट्यूड्स विल बी सेम। गॉट इट? तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं ABC is an equilateral triangle, ठीक है, with side 2A। What we want to prove here? Sorry, to find, we have to find the altitudes ना, तो find लिख देंगे, proof का क्वेश्चन होगा तो proof लिख देंगे। We have to find altitudes।
एल्टीट्यूड्स मीन्स यहाँ डी नाम दे दो इसको। चलो अभी एक ही निकालेंगे, एल्टीट्यूड ए डी निकाल लेते हैं। जो एल्टीट्यूड ए डी होगा वही बाकी के एल्टीट्यूड सब सेम होने हैं इसमें। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो अब देखो सॉल्यूशन निकालेंगे तो एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दैट एक्ट्स एज अ मीडियन, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर ये नहीं आए समझ में तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो दोनों को। अगर आपको कभी भी तकलीफ लगेगी यार ये मीडियन की तरह कैसे हो गई तो कोई बात नहीं, अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करो। देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन और ये 90, RHS लग जाएगी। अगर किसी को प्रूफ भी करने लगता है कि डायरेक्ट नहीं करना चाहता मैं, तो RHS पे पहले प्रूफ कर ले इन दोनों को। जैसे ही प्रूफ करेगा कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से दोनों साइड बराबर हो जाएंगी उसकी। बात समझ में आ गई नहीं आई? अगर आपको लगता है डायरेक्ट नहीं लिखना तो हम ऐसे लिख सकते हैं, RHS से कॉन्ग्रुएंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्ट्स एज अ मीडियन, acts as a median, therefore BD is equal to DC is equal to A बन जाएगी। 2A है पूरी तो ये A हो गई और ये भी A हो गई। Now we want to find the altitude, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं कोई सा भी, दोनों सेम ही है। तो इन ट्राइंगल ABD using Pythagoras theorem, we'll apply Pythagoras थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 2A का होल स्क्वायर, BD की वैल्यू कितनी है A का होल स्क्वायर, प्लस AD की वैल्यू कितनी है H, हमें पता नहीं है, एल्टीट्यूड ही निकालना। 4A स्क्वायर माइनस इधर ले आता हूँ A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो H से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लगा देता हूँ। तो A के पे तो स्क्वायर है तो A तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 3 के पास पेयरिंग नहीं है ना, एक जैसा होता है तब बाहर आता है। तो A तो बाहर आ गया, √3 अंदर आ गया, तो √3 इंटू A विल बी द वैल्यू ऑफ दिस H। यानी एल्टीट्यूड की जो हाइट है, सारे एल्टीट्यूड सेम रहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऑल एल्टीट्यूड्स, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड विल बी सेम। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। यहाँ पे साइड जो होगी, एक्चुअली इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया तो आपको, रूट अभी हाइट निकालनी हो ना कहीं भी, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दो। ये शॉर्टकट है इसका, कभी बाई चांस MCQ में आ जाए तो ये शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही लगाना लेकिन सिर्फ। अब देखो अगर मैं इससे निकालता डायरेक्ट तो देखना आंसर कैसे आता, √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी दे रखी है देखो इसकी 2A, ये 2 इंटू A, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया देखो √3 इंटू A, और आंसर चेक करो इधर √3A आ रहा है हमारे पास। क्लियर? तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड। गॉट इट? एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए MCQ टाइप तो इसमें डायरेक्ट लगा देना, और अगर सॉल्व करने को आएगा तो इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। इसको और इलेबरेट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट करके बेस को बाइसेक्ट कर दिया, उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन विल टेक। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका अपन, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं अपन। ठीक है, विल टेक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ टेक्निकल टर्म है जो अपन देखेंगे क्या बोल रहा है। गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो देखो एक जैसे अपन खूंटे पे बांधते हैं ना वायर को, शादी में टेंट लगता है तो नीचे कील गाड़ के फिर एक मोटी सी रस्सी से टेंट को खींच के बांधते हैं, लाइक दैट इट हैज़ बीन गिवन हियर। तो एक गाय वायर है अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, यानी पोल की हाइट हमें दे रखी है, पोल बिल्कुल वर्टिकल है ग्राउंड के, इस तरह से 90 डिग्री पे रहेगा हमेशा, पोल टावर बिल्डिंग कुछ भी हो। इस 24 मीटर लॉन्ग। स्टेक मतलब होता है खूंटा, इधर एक खूंटा बांधा हुआ है, उस पर हमने इस वायर को अटैच कर दिया। स्टेक अटैच टू
एन एंड। तो गाय वायर की लेंथ कितनी, 24 मीटर। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक्चुअली इसकी लैंग्वेज में ही हमें सारा समझ वाली बात है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, बेस ऑफ द पोल से कितनी दूरी पे हम इस खूंटे को बांधें, यानी इस खूंटे को लेके जाएं इतनी दूर कि ये वायर बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए, इसमें कोई टॉट ना रहे, मतलब स्टेक टू बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। टॉट का मतलब होता है कसा हुआ, जो टॉट शब्द है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल कस के, इसमें कोई झोलझाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खिंची हुई होनी चाहिए वायर, मीन्स गॉट इट, उसे बोलते हैं इट शुड बी टॉट। यानी इस खूंटे को खींच के ले जाएंगे वायर बांध के और दूर लेके जाते हैं, और ये खिंच के बिल्कुल उस पर टाइट बन जाए, ठीक है, इस तरह से। ये दूरी निकालनी है, कितनी दूर लेके जाएं इसको। तो ABC ले लेता हूं मैं ट्रायंगल में। अब ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज की कहानी थी, उसके अलावा कुछ नहीं है, और लैंग्वेज को पकड़ के हमें ये दोनों डायमेंशंस पता चल जाएं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका अपन। दिख ही रहा है हमें क्या है, ये वर्टिकल पोल है, that is guy wire and the stake, ठीक है। तो what we'll do, we'll apply in triangle ABC using Pythagoras theorem, पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें, ठीक है। पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा, 90 डिग्री ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, तो पाइथागोरस से ही तीसरी साइड डिटरमाइन होगी, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज 24 is equal to AB is 18. We have to find the value of BC here. तो निकाल लेंगे, 24 का स्क्वायर इज 576 है ना, स्क्वायर कम से कम 30-40 तक तो याद होनी चाहिए। 576 और 18 का स्क्वायर इज 324, ठीक है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इधर ले आया मैं उसको, तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 एंड 5 में से 3 गया 2, दैट इज BC। तो रूट में कर देंगे इसको। अब इसका रूट निकालना है, तो इसके लिए फैक्टर निकाल लेते हैं 252 के अपन, ठीक है ना। सबसे इजी तरीका यही है इसका, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 263, 3 में 21, 3 में 7 और 7 में 1, है ना, आखिरी में 1 आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या पेयरिंग, मैं तुम्हें पता है रूट से कब बाहर आता है आदमी, रूट से नंबर्स तब बाहर आते हैं जब उसका पेयरिंग मल्टीप्लाई में होता है, तो एक नंबर बाहर चला जाता है वहाँ से, यही सीखा हमने स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और 7 एज इट इज रूट में रह जाएगा, क्योंकि 7 के पास पेयर नहीं है कोई बाहर आने के लिए। तो विल बी हैविंग 2 आउटसाइड 3 आउटसाइड एंड रूट में 7 रह गया। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ BC, दैट इज 3 2 6 रूट 7 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ BC, दैट इज, इसको 6 रूट 7 रूट में छोड़ देना है आंसर, रूट 7 की वैल्यू में पता नहीं है अभी, और पुट भी नहीं करनी, एज इट इज छोड़ देंगे आंसर। क्लियर? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो आप लोग बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसमें, एंड विल डिस्कस द थिंग्स लेटर ऑन। थैंक यू।